हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और हम इंसानों के अंदर हमेशा से उड़ने की चाहत रही है और 1920 के दशक में ही हम इंसानों ने प्लेन बना के तैयार कर दिया जिसमें आज हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब हम इंसान हवा में उड़ान भरने के लिए प्लेन्स का नहीं बल्कि बलून्स का इस्तेमाल किया करते थे, जिसे आज हम एयरशिप के नाम से जानते हैं। पर आखिर ये एयरशिप कैसे उड़ान भरते थे और कैसे इसे लैंड कराया जाता था? कैसे हम इंसानों ने सोचा कि हम इतने बड़े बलून को बना सकते हैं जो हमें आसमान की सैर करा दे? और सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि क्यों आज के दौर में एयरशिप्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता? कैसे इस एयरशिप का अंत हो गया? जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज से करीब 350 साल पहले 1670 में एक ऐसा एयरशिप बन के तैयार हो गया जिसे हम शुरुआती दौर का एयरशिप कह सकते हैं। इस एयरशिप में 4 बड़े बड़े बलून्स का इस्तेमाल किया गया था, पर यह एयरशिप कभी उड़ पाया या नहीं ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इसका डाटा हमारे पास नहीं है। समय के साथ साथ ऐसे एयरशिप में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए। 4 बलून को इकट्ठा करके एक बड़ा सा बलून बना दिया गया और 1785 तक बड़े बड़े बलून्स का इस्तेमाल भी किया जाने लगा, जिसमें गर्म हवा भरी जाती थी। गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर उठने की कोशिश करती है और अगर किसी बलून में ढेर सारी गर्म हवा भर दी जाए तो वो बलून भी हवा में उड़ने लगेगा। सालों तक इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया बड़े बड़े बलून्स को उड़ाने के लिए। ये हवा बलून को ऊपर उठाती थी, लेकिन इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, यानी कि जिधर से हवा आती थी बलून उधर ही उड़ के चला जाता था। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था इन बलून्स का, लेकिन फिर भी लोग इस बलून में सफर करना पसंद करते थे, क्योंकि सैकड़ों फीट ऊपर से नीचे का नजारा देखने का मजा ही कुछ और है। करीब 100 साल बाद इसके आकार में बदलाव किया गया, इसे एरोडायनामिक शेप में ढाला गया ताकि इसकी स्पीड बढ़ सके। इवन कुछ बलून्स के पिछले भाग में प्रोपेलर्स भी फिट कर दिया गया ताकि बलून्स की स्पीड और भी बढ़ाया जा सके। धीरे धीरे ये बलून्स एयरशिप का आकार लेने लगा था, लेकिन सेफ्टी के मामले में अब भी इसमें बहुत सारी खामी थी। कभी ये किसी पर्वत से टकरा जाता तो कभी किसी टावर से, और आग लगना तो इसमें आम सी बात हो चुकी थी। लेकिन 3 मई 1937 को एक ऐसा हादसा हो गया जिसने एयरशिप के अस्तित्व को ही मिटा के रख दिया, और ये एयरशिप था हिंडनबर्ग। सन 1929 में जेपलिन नाम की एक कंपनी ने यह डिसाइड किया कि हम दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप बनाएंगे जिसका आकार टाइटैनिक शिप के आकार का लगभग बराबर होगा। इंजीनियर्स जोरों शोरों से अपने काम में लग गए और कुछ ही महीनों बाद पूरा का पूरा डिजाइन बन के तैयार हो गया। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। हिंडनबर्ग का काम अभी अभी शुरू ही हुआ था कि एक ब्रिटिश एयरवेज R101 एक हिल से जा टकराया। इस एयरशिप में हाइड्रोजन गैस भरा हुआ था जो कि बेहद ज्वलनशील होती है। यही वजह है कि ब्रिटिश एयरशिप में देखते ही देखते आग लग गई और क्रैश के कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही पूरा का पूरा एयरशिप जल के राख हो गया। इस एयरशिप के हादसे में 48 लोगों की जान चली गई। इसीलिए लोगों के मन में डर बैठ गया कि इस एयरशिप का कोई भी भरोसा नहीं, कहीं भी कभी भी आग लग सकती है और लोगों की जान जा सकती है। ये खतरे से खाली नहीं है। इस हादसे के बाद जेपलिन कंपनी की मुश्किलें बढ़ने वाली थी। उन्हें कुछ ऐसा करना था जिससे कि लोगों को भरोसा हो सके कि हिंडनबर्ग सुरक्षित है। इसके लिए इंजीनियर्स ने सोचा कि क्यों ना हाइड्रोजन गैस को हटाकर हीलियम गैस डाल दिया जाए, क्योंकि हीलियम गैस में आग नहीं लगती। लेकिन इतने मात्रा में हीलियम गैस इकट्ठा करना जेपलिन कंपनी के बस की बात नहीं थी। अगर कोई इसमें हेल्प कर पाता तो वो था यूनाइटेड स्टेट, लेकिन यूएस ने साफ साफ कह दिया कि हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। अब जेपलिन कंपनी के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, हाइड्रोजन का ही यूज करना। इस कंपनी ने यह दावा किया कि हम इसके स्ट्रक्चर को इतने बेहतरीन तरीके से बनाएंगे कि इसमें आग नहीं लगेगी। करीब 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद हिंडनबर्ग का पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। इसका डिजाइन काफी सिंपल था। इसमें 15 बड़े बड़े रिंग्स का इस्तेमाल किया गया था और इन सभी रिंग्स को रॉड से अटैच किया गया। अब इतने बड़े स्ट्रक्चर को हवा में उड़ाने के लिए ढेर सारा हाइड्रोजन गैस चाहिए था और इस हाइड्रोजन गैस को भरने के लिए एक बड़े और मजबूत बैग की जरूरत थी। यहाँ पर जेपलिन कंपनी ने 16 बैग्स को स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिया। इन सभी बैग्स में हाइड्रोजन गैस भर दिया गया।
और इसके बाहरी ढांचे को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया कि ये बेग्स को प्रोटेक्ट कर सके। अब इसके बाहरी ढांचे को ढकने के लिए स्ट्रॉन्ग कॉटन और रिफ्लेक्टिव मटेरियल का यूज किया गया ताकि रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट किरणों से इसे बचाया जा सके। इसके अलावा इस एयरशिप में 4 इंजन्स को इंस्टॉल कर दिया गया। इन प्रोपेलर्स का काम था तेजी से रोटेट होना और एयरशिप को मैक्सिमम स्पीड प्रोवाइड करना। अब इतना विशाल स्ट्रक्चर बन के तैयार हो चुका था। इस स्ट्रक्चर के नीचे एक छोटा सा डेक इंस्टॉल कर दिया गया जिसमें कॉकपिट के साथ साथ यात्रियों के लिए भी रहने के लिए आलीशान कमरे बनाए गए थे। हिंडनबर्ग का फ्लाइंग कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही सिंपल था। बड़े बड़े बैग्स में भरा हाइड्रोजन गैस पूरे ढांचे को लिफ्ट कराता था। इसके बाद इंजन में लगा प्रोपेलर रोटेट होके इसे आगे की ओर बढ़ाने लगता। इतना ही नहीं, इसके टेल में वर्टिकल स्टेबिलाईजर भी इंस्टॉल किया गया था। जब स्टेबिलाईजर को राइट की ओर मोड़ा जाता था तब हवा इससे टकराती थी और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर राइट की ओर मुड़ जाता था। इसी कॉन्सेप्ट को उल्टा कर देने पर यह लेफ्ट की ओर भी मुड़ सकता था। इसके अलावा इस एयरशिप में हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाईजर भी था जिसकी मदद से एयरशिप का नोज ऊपर नीचे हो सकता था। 1930 के दशक में प्लेन्स तो बनके तैयार हो गया लेकिन इसका यूज कमर्शियली नहीं किया जा रहा था। अगर किसी व्यक्ति को किसी दूसरे कंट्री में जाना हो तो उसे शिप का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन हिंडनबर्ग के आ जाने के बाद पूरी की पूरी कहानी ही बदल गई। लोगों का पूरा ध्यान इस एयरशिप की तरफ जाने लगा क्योंकि ये शिप से काफी तेज था, आलीशान कमरे थे और सबसे बड़ी बात ये कि ये हवा में सैर कराते हुए पैसेंजर्स को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता था। इसका लैंडिंग प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल था। इस एयरशिप को नीचे लाने के लिए हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया जाता जिससे कि इसे लिफ्ट मिलना कम होने लगता और धीरे धीरे ये नीचे की ओर आने लगता। इसके बाद इसे रस्सी की मदद से खींचकर नीचे लाया जाता था। 15 अप्रैल 1912 जब दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक समुद्र में डूब गया। इसकी लंबाई लगभग 882 फीट था। वहीं हिंडनबर्ग की लंबाई 815 फीट थी और यह भी दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप था। इसलिए आज भी हिंडनबर्ग को टाइटैनिक ऑफ द स्काई कहा जाता है। करीब 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद टाइटैनिक ऑफ द स्काई बनके तैयार हो गया। इसने पहली बार 87 पैसेंजर्स को लेके उड़ान भरा। इस एयरशिप ने एक के बाद एक कई सक्सेसफुल उड़ानें भरी। ये एयरशिप करीब 135 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से एक साल में लगभग 63 बार उड़ान भरा। 64वीं बार एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। किसी वजह से इस एयरशिप में आग लग गई और महज कुछ ही सेकंड्स में पूरा का पूरा एयरशिप जल के राख हो गया। यह हादसा दुनिया के सबसे बड़े एयरशिप डिजास्टर के नाम से भी जाना जाता है। इस हादसे में 97 लोगों में से 36 लोगों की जान चली जाती है। हिंडनबर्ग के साथ आखिर क्या हुआ था? कैसे इसमें आग लग गई? कैसे सिर्फ एक हादसे ने एयरशिप का नामो निशान मिटा दिया? जानेंगे पूरी कहानी इसके अगले एपिसोड में। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।